तो आज हम सबसे पहले इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए लेट्स सपोज वी हैव ए ट्रांजैक्शन T1 जो ए में से कुछ मनी ट्रांसफर करके बी में भेजना चाहती है। सो अब हम क्या करना चाहते हैं इसमें कि मैं बी में से 50 रुपीज सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ और ए में 50 रुपीज ऐड करना चाहता हूँ। ये ट्रांजैक्शन T1 है। और ट्रांजैक्शन T2 जो है वो डिस्प्ले करना चाहती है ए प्लस बी की जो वैल्यू है या उसका जो बैलेंस है उसको डिस्प्ले करना है। So there are two transactions T1 and T2. In T1 transaction, we want to subtract 50 rupees from account B and want to add it in account A. While in T2 transaction, we want to display A plus B. Now, in order to perform these operations, can you tell me what type of lock I will require in case of B and A? T1 transaction को B के लिए कौन सा लॉक चाहिए होगा? Anyone? You can unmute yourself and tell me. Exclusive. तो इसको हम लिखेंगे लॉक एक्सक्लूसिव बी। और ए के लिए कौन सा लॉक चाहिए होगा? एक्सक्लूसिव ही चाहिए। लॉक एक्सक्लूसिव ए। और डिस्प्ले करना है ए प्लस बी। इसके लिए एक्चुअली आपको रीड ए करना पड़ेगा, रीड बी करना पड़ेगा और फिर डिस्प्ले करना पड़ेगा ए प्लस बी की वैल्यू को। तो रीड ए और रीड बी करना है। तो इसके लिए ए के लिए कौन सा लॉक चाहिए? शेयर्ड। सो लॉक शेयर्ड ए। और बी के लिए कौन सा चाहिए होगा? लॉक शेयर्ड बी। तो ये हमारी सिचुएशन है इस सिचुएशन में काम करने के लिए। नाउ लेट अस सपोज वी हैव सम बेसिक इनिशियल वैल्यूज ऑफ सैलरी। तो हम ये मान के चलते हैं कि लेट्स सपोज बी में जो इनिशियल वैल्यू है वो 3000 है और ए की इनिशियल वैल्यू 2000 है। और उस सिचुएशन में मैं जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करके डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो मैं T1 से शुरू करूंगा और हमने T1 में बी में से 50 सब्ट्रैक्ट करने हैं और ए में 50 ऐड करने हैं। तो मैं दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ T1 में हमें बी में से 50 सब्ट्रैक्ट करने हैं और ए में 50 ऐड करने हैं। तो अब आप मुझे बताएं एक एक करके कि इन ऑपरेशंस के लिए मुझे क्या क्या करना होगा। सो सबसे पहले लॉक लेना होगा हमें, एक्सक्लूसिव लॉक ऑन आइटम बी। यहाँ पे मैं वही ऑपरेशन लिखूंगा जो डीबीएमएस करेगा। सो डीबीएमएस पहले बी के लिए एक्सक्लूसिव लॉक मांगेगा। क्या ये लॉक ग्रांट होगा या नहीं होगा? हो जाएगा सर। हो जाएगा, वेरी गुड। फिर हम इसको रीड करेंगे और बी की वैल्यू को रीड करके लोकल वेरिएबल में ले आएंगे। फिर इस लोकल वेरिएबल में से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर हम लोकल वेरिएबल की जो वैल्यू है वो मेन वेरिएबल में कर देंगे। बी के ऊपर कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमने? बी के लिए ऑपरेशन खत्म हो चुके हैं। तो मैं अपना लॉक बिल्कुल कम देर के लिए रखूंगा। तो मैं इसी समय इसको अनलॉक कर दूंगा। तो मैंने बी को इसी समय अनलॉक कर दिया। जो लॉक लिया था एक्सक्लूसिव लॉक, इसको छोड़ दिया और इसको अनलॉक कर दिया क्योंकि बी का काम खत्म हो गया। जितनी देर मैं लॉक रखूंगा दूसरों के लिए वो अवेलेबल नहीं रहेगी। सो इसलिए जैसे ही काम खत्म हुआ हमने इसको अनलॉक कर दिया। सो यहाँ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम अपना लॉक जो है वो मिनिमम टाइम के लिए अपने पास रखेंगे और जैसे ही काम खत्म होगा हम इसको अनलॉक कर देंगे। तो काम खत्म होते ही मैंने बी को अनलॉक कर दिया। अब ए की बारी आती है। तो इसके लिए हम एक्सक्लूसिव लॉक लेंगे ए के लिए, रीड करेंगे ए की वैल्यू को, ए में से 50 ऐड करेंगे, इसके ऊपर राइट करेंगे और इसको काम खत्म होने के बाद इसके ऊपर भी हम अनलॉक कर देंगे। तो ये सारे ऑपरेशंस हैं T1 ट्रांजैक्शन के इन ऑर्डर टू डू दिस ऑपरेशन। सो ये सिंपल हमें पता ही है कि रीड और राइट करना है, लेकिन इससे पहले लॉक ले लिया और लॉक छोड़ दिया। ये पता था हमें ए के लिए ऑपरेशन करना है तो इससे पहले लॉक ले लिया और लॉक को छोड़ दिया। और आप देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल कम टाइम के लिए लॉक रख रहा हूँ। जितनी देर रिक्वायर्ड है सिर्फ उतनी देर हम लॉक रिटेन कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं T2 ट्रांजैक्शन की जो कि डिस्प्ले करना चाहती है ए प्लस बी की वैल्यू। और इसके लिए हमें पता है कि इसको रीड करना है
तो इसको ए की वैल्यू को रीड करना है और इसके लिए ये शेयर्ड लॉक लेगा और काम खत्म होने के बाद ये इसको अनलॉक कर देगा। फिर इसको शेयर्ड लॉक चाहिए बी के ऊपर, ये इसकी वैल्यू को रीड करेगा और ये भी काम खत्म होने के बाद इसको अनलॉक कर देगा। तो ये T2 की डिटेल हो गई। तो T2 में हमने A की वैल्यू को रीड किया, B की वैल्यू को रीड किया। इस रीड करने से पहले शेयर लॉक लिया, छोड़ दिया। B की वैल्यू को रीड करने से पहले लॉक लिया और उसको रिलीज कर लिया। सो दिस इज T2 ट्रांजैक्शन डिटेल, जो कि हमें डिस्प्ले A प्लस B करने के लिए चाहिए थी। अभी मैं इनकी सीरियल और पैरेलल एग्जीक्यूशन में नहीं जा रहा। अब मैं कोशिश करता हूं इनको सीरियली और पैरेलली रन करने की। So these are the details of T1 and T2. अगर किसी को इसमें कोई डाउट है, you can ask me any question. Now let's try to perform these operations in parallel. तो T1 पहले लेके आता हूं, B में से 50 सब्ट्रैक्ट करना है और A में 50 ऐड करना है। हमने देखा कि उसको पहले लॉक चाहिए, एक्सक्लूसिव लॉक B के लिए। सबसे पहला लॉक है, सो मिल जाएगा। ये रीड करेगा, B में से 50 सब्ट्रैक्ट करेगा और B की वैल्यू को राइट कर देगा। लेट्स सपोज B की इनिशियल वैल्यू थी 2000, तो B यहाँ पे चेंज होके हो जाएगा मेरा 1950, 50 इसमें से कम हो गए। T2 ट्रांजैक्शन इसके बाद शुरू हो जाती है। सॉरी, यहाँ इसको अनलॉक भी कर देते हैं। तो इसके बाद मैं T2 ट्रांजैक्शन शुरू कर लेता हूँ और T2 ट्रांजैक्शन में हमें पता है कि उसको पहले चाहिए शेयर्ड लॉक A के ऊपर। क्या ये लॉक मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। मिल जाएगा। या ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि A की इनिशियल वैल्यू 1000 है और इसको रीड कर लेते हैं। तो A में क्या रीड होगा इस समय? 1000 और काम खत्म होने के बाद इसको अनलॉक कर देते हैं। अब शेयर लॉक लेते हैं B के ऊपर। क्या ये मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि यहाँ हमने इसको अनलॉक कर दिया था और इसको लॉक ग्रांट हो जाएगा और अब हम इसके ऊपर एक रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना था। सो रीड B कॉमा B। अब मुझे यहाँ बताइए कि यहाँ B की कौन सी वैल्यू हम रीड करने वाले हैं? 1950। वेरी गुड। सो यहाँ B की वैल्यू 1950 रीड करेंगे, इसको अनलॉक कर देंगे B को और डिस्प्ले कर दूंगा मैं A प्लस B को। तो जब डिस्प्ले करूंगा A प्लस B को, क्या आंसर आएगा? 2950। 2950। इसके बाद मैं यहाँ पे अगली ट्रांजैक्शन जो है वो शुरू करता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे ट्रांजैक्शन शुरू करनी है वो मुझे यहाँ दिखानी पड़ेगी। जस्ट गिव मी अ मिनट। सो लेट्स सपोज मैं इसके बाद ये ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, तो इसके बीच में मैंने ये कर लिया है और इसके बाद मेरे पास स्पेस नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ इसके बाद वाली ट्रांजैक्शन अब दिखा रहा हूँ। तो अब मैं लिखूंगा लॉक एक्सक्लूसिव A, क्योंकि ये काम पड़ा हुआ था। तो क्या ये लॉक मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि इससे पहले A क्या कर चुका हूं मैं? अनलॉक। अनलॉक कर चुका हूं। सो ये लॉक ग्रांट हो जाएगा। इसको रीड करेंगे, A में 50 ऐड करेंगे और राइट करेंगे और उसके बाद इसको अनलॉक कर देंगे। सो ये ऑपरेशन जो मैंने अभी आपको डिपिक्ट किया है ये अलाउड है। और अब एक चीज और मुझे आप देख के बताइए कि यहाँ पे अगर मैं पहले T1 को एग्जीक्यूट करता और फिर T2 को एग्जीक्यूट करता और इसमें डिस्प्ले करवाता A प्लस B और A की वैल्यू थी 1000 और B की वैल्यू थी 2000 और यहाँ मैं B में से 50 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और A में 50 ऐड कर रहा हूँ, तो क्या डिस्प्ले होता यहाँ पे? 3000। यहाँ 3000 डिस्प्ले होता। और अगर आप ऐसे करते, T2 पहले करते और फिर T1 करते, तो यहाँ क्या डिस्प्ले होता? T2 सर पहले रिपीट करते करना कैसे? और T1 बाद में करते, तो यहाँ क्या डिस्प्ले होता? A प्लस 3000। 3000।
सो ये इंपॉर्टेंट है। यहां मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप सीरियल एग्जीक्यूट करोगे, T1 के बाद T2 करोगे या T2 के बाद T1 करोगे, तो इन सिचुएशन में जो आप वैल्यू डिस्प्ले करोगे वो होगी 3000। लेकिन जब हम पैरेलल में रन कर रहे हैं, T1 और T2 पैरेलल में रन कर रहे हैं, तो वैल्यू कितनी डिस्प्ले हो रही है? 2950। तो हमने सारा लॉकिंग मैकेनिज्म तो अकॉर्डिंगली रूल के अकॉर्डिंगली फॉलो किया था, बट स्टिल ये जो प्रॉपर्टी थी इनकंसिस्टेंसी की, जो एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी है, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी को हमने वायलेट किया है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी और आइसोलेशन को भी वायलेट किया है। आइसोलेशन बोलती थी ना कि जब आप सीरियल यस एग्जीक्यूट यस। करते हैं और पैरेलल एग्जीक्यूट करते हैं तो सेम रिजल्ट होना चाहिए। तो जब आप सीरियल एग्जीक्यूट कर रहे हो तो 3000 रिजल्ट है, लेकिन जब आप पैरेलल एग्जीक्यूट कर रहे हो तो 2950 रिजल्ट है। सो आपने आइसोलेशन की प्रॉपर्टी को भी वायलेट किया है और कंसिस्टेंसी की भी प्रॉपर्टी को वायलेट किया है। लेकिन हमने लॉकिंग मैकेनिज्म तो वही फॉलो किया था जो हमने कंसिडर किया था। तो अभी हमने जो सिचुएशन बनाई है जिसमें हम शेयर्ड और एक्सक्लूसिव लॉक का फंडा बनाते हैं, और अगर मैं इस वे में ट्रांजैक्शन परफॉर्म करता हूं जिसमें लॉक लेता हूं और काम होने के बाद लॉक रिलीज करता हूं, बी का लॉक लेता हूं और काम होने के बाद उसको रिलीज करता हूं, सेम वे T2 में आप लॉक ले रहे हैं और लॉक रिलीज कर रहे हैं, लॉक ले रहे हैं और लॉक रिलीज कर रहे हैं और उसके बाद डिस्प्ले करते हैं। तो अगर आप इसको पैरेलल में रन करते हो जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, तो बी का काम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर बीच में ये ट्रांजैक्शन आती है, ये ए और बी की वैल्यू को रीड करती है और डिस्प्ले करती है, तो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा 2950, क्योंकि ए में 50 अभी ऐड नहीं हुए हैं। सो ये जो ट्रांजैक्शन को पैरेलल में रन कर रहा हूँ, ये एटॉमिसिटी और ये कंसिस्टेंसी और आइसोलेशन की प्रॉपर्टी को वायलेट कर रही है। तो मुझे अपने रूल में कुछ चेंज करना पड़ेगा जिससे ये प्रॉपर्टी वायलेट ना हो, और इस प्रॉब्लम को मैं कहता हूं प्रॉब्लम ऑफ इनकंसिस्टेंसी। तो यहां मैं इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम से डील कर रहा हूं। मेरा डेटा इनकंसिस्टेंट हो रहा है, और आप समझ सकते हैं कि अभी तो 50 रुपीज का लॉस हुआ है। अगर यहाँ पे मैंने 50,000 ट्रांसफर किए होते तो पैसे तो निकल गए लेकिन ऐड नहीं हुए। तो यहाँ जब डिस्प्ले कर रहा हूँ तो मुझे 3000 मिलना चाहिए था, क्योंकि जब आप सीरियल एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको 3000 मिलना चाहिए था, लेकिन जब मैं पैरेलल एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे 3000 की बजाय 2950 मिल रहा है, which shows that कि no addition has been performed but subtraction has been made. So इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए एक सिंपल सोल्यूशन दिया गया। वो सोल्यूशन क्या था? वो बोलता है कि जितनी भी अनलॉकिंग स्टेटमेंट है वो शुरू में करने की बजाय लास्ट पे करो। तो अनलॉकिंग आप शुरू, मैं क्या कर रहा था पहले, यहाँ देखिए, पहले जैसे ही काम खत्म होता था अनलॉक कर देता था, जैसे ही काम खत्म हुआ अनलॉक कर दिया। अब ये कहता है कि नहीं, अनलॉक इस समय नहीं करना, अनलॉक जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनको लास्ट पे करो। सो शुरू में लॉक ले लिया, लेकिन लॉक तब तक रखो जब सारे काम नहीं खत्म हो जाते, तो लास्ट के ऊपर लॉक को छोड़ो। यहाँ पे भी देखो, शुरू में मैं लॉक ले रहा हूं और लास्ट के ऊपर लॉक को छोड़ रहा हूं। सो अब हमने रूल बना दिया कि भाई शुरू में लॉक लेने हैं और लास्ट के ऊपर लॉक को रिलीज करना है। सो रिलीज द लॉक इन द एंड। इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को, जिसमें हम शुरू में लॉक लेते हैं और लास्ट के ऊपर लॉक को रिलीज करते हैं, हम कहते हैं टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। टू फेज का मतलब है फेज 1 जिसमें आप लॉक ले रहे हैं, और फेज 2 जिसमें आप लॉक को रिलीज कर रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल में ये मेरा फेज 1 है जिसमें मैं लॉक ले रहा हूं, और ये मेरा फेज 2 है जिसमें मैं लॉक को रिलीज कर रहा हूं। सेम वे इस सिचुएशन में ये मेरा फेज 1 है जिसमें लॉक ले रहा हूं, और ये मेरा फेज 2 है जिसमें लॉक रिलीज कर रहा हूं। दिस प्रोटोकॉल इज कॉल्ड एज टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। और हमने इन फेज के नाम भी रखे हैं। जब हम लॉक लेते हैं तब हम कहते हैं इसको ग्रोइंग फेज,
क्योंकि आप लॉक ले रहे हो, और जब आप लॉक छोड़ते हो देन वी कॉल्ड इट एज श्रिंकिंग फेज। तो ग्रोइंग फेज में लॉक लेने हैं और श्रिंकिंग फेज में लॉक रिलीज करने हैं। तो अब अगर आप इस अरेंजमेंट को फॉलो करते हैं जिसमें मैं बोल रहा हूं कि भाई पहले लॉक लेने हैं और फिर लॉक छोड़ने हैं, उससे क्या एडवांटेज होता है वो अब हम डिस्कस करते हैं। सो ध्यान से देखना। अब मैं लॉक छोड़ूंगा नहीं, लॉक लास्ट पे छोड़ूंगा और देखते हैं उससे क्या होता है। तो सबसे पहले लॉक एक्सक्लूसिव चाह रहे थे हम, क्या ये लॉक मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। उसके बाद हमें रीड करना था, सो ये रीड हुआ, बी में 50 सब्ट्रैक्ट हुआ और राइट किया हमने, लेकिन यहाँ पहले अनलॉक कर दिया था, लेकिन अब अनलॉक नहीं करेंगे और T2 ट्रांजैक्शन शुरू कर देते हैं। सो T2 ट्रांजैक्शन बोलती है कि उसको चाहिए शेयर्ड लॉक ए के ऊपर। क्या इसको शेयर्ड लॉक ए के ऊपर मिलेगा या नहीं मिलेगा? नो सर। क्यों? ए के ऊपर मिल शेयर जाएगा चाहिए। सर ए पे तो मिल जाएगा, ए पे मिल जाएगा, ए पे सॉरी। मिल जाएगा ना। सो ये लॉक मिल गया इसको, और इसके बाद कहता है रीड ए, तो इसने रीड भी कर लिया। फिर ये बोलता है लॉक शेयर्ड बी, तो क्या इसको लॉक मिल जाएगा? नो सर, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सर एग्जीक्यूटेबल लॉक क्योंकि है। क्योंकि यहाँ पे हमने लॉक छोड़ा नहीं है, ऑलरेडी एक्सक्लूसिव लॉक इसके पास है, T1 के पास है, तो T2 को लॉक नहीं मिलेगा जब तक ये अनलॉक नहीं होगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। T2 को किसकी वेट करनी पड़ रही है? T1 की वेट करनी पड़ रही है। तो T2 जो है वो T1 की वेट कर रहा है यहाँ पे कि भाई ये लॉक छोड़े तभी मैं अपना काम कर सकता हूँ। तो ये ट्रांजेक्शन वेटिंग स्टेट में चली गई। चलो, ये तो वेटिंग स्टेट में चली गई, इसका कुछ नहीं हो रहा, ये वेट कर रही है कि जब ये छोड़ेगी तभी मेरा काम होगा, तो ये ट्रांजैक्शन रुक गई। अब मैं अगले इस पे आता हूं। अब इसको चाहिए था लॉक एक्सक्लूसिव ए, क्या इसको एक्सक्लूसिव लॉक मिलेगा यहाँ पे? नो सर, क्यों? क्योंकि सर शेयर्ड लॉक है पहले क्योंकि ही। जो शेयर लॉक है वो T2 ने रोका हुआ है, तो जब तक ये शेयर लॉक नहीं छोड़ेगा तब तक इसको लॉक नहीं मिलेगा। सो ये भी क्या हो गई? वेटिंग स्टेट में चली गई। अब T1 किसकी वेट कर रहा है? T1 वेट कर रहा है कि भाई T2 छोड़े, और T2 वेट कर रहा है कि T1 छोड़े। तो ये दोनों ट्रांजैक्शन T1 और T2, पहले T2 T1 की वेट कर रही थी, अब यहाँ पे T1 भी वेटिंग में चला गया, तो दोनों ट्रांजैक्शन एक दूसरे की वेट करनी शुरू कर देंगी और कोई भी ट्रांजैक्शन आगे बढ़ नहीं पाएगी। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को पहले तुमको कंप्यूटर साइंस में क्या कहते हैं? डेड लॉक। सो ये हो गया यहाँ पे डेडलॉक। So this particular situation gives deadlock. अब फंडा समझिए। अब मोटे तौर पे पंगा ये पड़ गया, जस्ट गिव मी अ मिनट। अब हो क्या गया कि अगर आप ये गया कि अगर आप लॉक रिलीज कर देते हो, तो इनकंसिस्टेंसी हो जाती है, और अगर आप लॉक को रिटेन करके रखते हो तो क्या हो जाता है? डेडलॉक हो जाता है। तो अब आप मुझे बताइए दोनों में से बेटर सिचुएशन कौन सी है? इनकंसिस्टेंसी बेटर है, तो एक तरफ इनकंसिस्टेंसी है और दूसरी तरफ डेडलॉक है। मतलब ये हुआ, यहां दोबारा देख लेते हैं। मतलब ये हुआ कि जब हमने अनलॉक कर दिया था, तो ये ट्रांजैक्शन पूरी चल गई थी, और इस पूरी ट्रांजैक्शन के चलने के कारण 50 रुपीज का लॉस मिला था और प्रॉब्लम ऑफ इनकंसिस्टेंसी आ गई थी। और अगर हम लॉक नहीं छोड़ते, लॉक रिटेन करके रखते हैं, तो यहाँ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ये लॉक अब छोड़ नहीं रहा। बी T4 को ए पे तो लॉक मिल गया, लेकिन बी के लिए लॉक नहीं मिलेगा क्योंकि इसको पकड़ा हुआ है। सो ये वेटिंग स्टेट में चली जाती है और इधर ये भी वेटिंग स्टेट में चली जाती है, तो दोनों वेटिंग स्टेट में चली जाती हैं। तो एक तरफ आपको डेडलॉक मिल रहा है और एक तरफ आपको इनकंसिस्टेंसी मिल रही है। So which approach is better according to you? गलत आंसर अच्छा है या डेडलॉक अच्छा है? डेडलॉक। क्योंकि अगर ये अकाउंट ए और बी का ना होके आपका होता और 50 रुपए की बजाय यहाँ 50 लाख होते, तो आप
बहुत जल्दी आंसर दे देते कि भाई इनकंसिस्टेंसी तो अलाउड नहीं है, पैसे चले गए तो बैंक का फायदा क्या हुआ. सो इनकंसिस्टेंसी कैन नॉट बी अलाउड इन एनी केस, बट ऑफ कोर्स इफ वी हैव डेडलॉक देन वी हैव वेज टू मैनेज डेडलॉक. अगर डेडलॉक आता है तो डेडलॉक को सॉल्व करने के तरीके हैं. तो क्या करते हैं हम, अगर T1 और T2 ट्रांजैक्शन डेडलॉक में फंस जाती हैं तब हम क्या करते हैं, किसी एक ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर देते हैं. तो एक ट्रांजैक्शन को मैं रोल बैक कर दूंगा और दूसरी ट्रांजैक्शन को बोलूंगा कि तुम अपना काम करो. तो T1 और T2 अगर रोल बैक अगर डेडलॉक में फंसती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक को कैंसिल करना होगा और एक आगे लग जाएगा तो दूसरा उसके पीछे लग जाएगा. एक्चुअली अगर आप थोड़ा ध्यान से इस फंडे को समझते हैं तो एक्चुअली दिस फंडा इज एडवांटेज. ये हमारे लिए फायदे का काम कर रहा है. इफ यू थिंक लिटिल बिट डीपली तो आप देखिए कि मैं क्या कर रहा था, T1 ट्रांजैक्शन ए और बी के ऊपर चेंज कर रही थी, इसको राइट कर रहे थे हम, 50 सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, इसमें ऐड कर रहे थे. और T2 ट्रांजैक्शन क्या करना चाहती थी, रीड करना चाहती थी ए और बी को. तो अल्टीमेटली अगर आप राइट करते समय रीड को अलाउ करोगे तो पंगा तो पड़ना ही था. तो डेडलॉक ने फायदा किया और डेडलॉक ने इस केस को रोक दिया और इसको बोला कि ना ये अलाउड नहीं है. तो डेडलॉक एक्चुअली फायदे का काम कर रही है क्योंकि T1 और T2 डेडलॉक में फंस गए और उसने इस टास्क को होने नहीं दिया, क्योंकि अगर कर देते तो W राइट कन्फ्लिक्ट हो जाता. तो इसने डेडलॉक ने एक्चुअली बेनिफिट किया और T2 को रोक दिया. और अब निकलने का सोल्यूशन क्या है कि एक को कैंसिल करो और इसको किस में कन्वर्ट कर दो, सीरियल में कन्वर्ट कर दो. बिकॉज T1 एंड T2 कैनॉट रन इन पैरेलल इन एनी केस, बिकॉज एक राइट कर रही थी दूसरी रीड कर रही थी. तो डेडलॉक ने उसको पकड़ लिया. जब भी गड़बड़ करोगे डेडलॉक पकड़ लेगा और बोलेगा कि भाई इसको सीरियल में कन्वर्ट कर दो. तो T1 T2 को सीरियल में कन्वर्ट किया और फायदा हो गया. लेकिन अगर मान लो ये T1 जो है A और B को राइट कर रहा होता और T2 जो था वो C और D को रीड करना चाहता, तो डेडलॉक होता क्या? तो डेडलॉक होता? नो सर. तो कोई No, डेडलॉक sir. नहीं होता. तब T1 और T2 पैरेलल में चल जाते और ये फायदा था. लेकिन अगर T1 कहता है A और B को रीड और राइट करना है, सॉरी राइट करना है, और T2 बोलता है मैंने इसी को रीड करना है, तो डेडलॉक आएगा और ये दोनों ट्रांजैक्शन लूप में फंस जाएंगी जैसे कि हमने डिस्कस किया है. और डेडलॉक के कारण आप इसको पैरेलल में रन नहीं कर पाओगे और अल्टीमेटली आपको इसको सीरियल में ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. तो इसका मतलब अगर डिफरेंट आइटम्स है they will be allowed, there will be no deadlock. But if you try to perform shared lock, if you try to perform write on one and read on another, there will be deadlock, and deadlock will actually helping me to provide inconsistency result. तो inconsistency को अवॉइड करने में हेल्प कर रहा है और मैं इसको सीरियल में कन्वर्ट करके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लूंगा. सो अल्टीमेटली जो डेडलॉक है वो मेरी यहाँ पे हेल्प कर रहा है और मैं इंश्योर कर पाऊंगा कि अगर तो ट्रांजैक्शन डिफरेंट है. एक और केस देखिए, मैं मान लो ये T1 जो था ये A और B को रीड करना था, T2 भी जो था A और B को रीड करना चाहता, तो डेडलॉक होता. सभी को रीड करना था तो इसको भी शेयर्ड मिलता, इसको भी मिलता, पैरेलल में कर लेते, देयर विल बी नो डेडलॉक, सभी पैरेलल में चल जाता. लेकिन अगर इसको राइट करना है और इसको रीड करना है तब प्रॉब्लम आएगी और देन T1 और T2 जो है वो डेडलॉक में फंसेंगे और डेडलॉक में होने के कारण किसी एक को रोल बैक करना पड़ेगा, मतलब एक को आगे और दूसरे को पीछे करना है. सो ये डेडलॉक का सिचुएशन है. तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसा समझ सकते हैं इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए कि भाई एक सिस्टम है जिसमें हमारे पास एक जस्ट गिव मी अ मिनट टू एक्सप्लेन इट इन अनदर वे. तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक ब्रिज है. सो ये एक रोड है, ये दूसरी रोड है और इसके बीच में एक ब्रिज बना हुआ है और इस ब्रिज के ऊपर मल्टीपल ट्रांजैक्शन पैरेलल में पास करना चाहती हैं और इनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक पुलिस वाला खड़ा है. सो ये पुलिस वाला है जो इनको कंट्रोल करता है. तो ये पुलिस वाला क्या देखता है कि अगर तो इनके बीच में आराम से ये पैरेलल में चले जाते हैं
इनके बीच में लड़ाई नहीं होती तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर ये आपस में लड़ते हैं तो पुलिस वाला है इस लड़ाई को रिजॉल्व करने के लिए। तो मान लीजिए T1 कहता है कि उसको A और B पे काम करना है और T2 कहता है C और D पे काम करना है, तो कोई लड़ाई नहीं होगी, ये दोनों पैरेलल में आसानी से ब्रिज क्रॉस कर लेंगे, पुलिस वाले का कोई रोल नहीं है इसमें। लेकिन दूसरी सिचुएशन देखो, अब इस यहाँ पे जो ब्रिज था, यहाँ जो पुलिस पोस्ट है ये वाली है, T1 और T2 है यहाँ पे। अब इस सिचुएशन में लेट्स सपोज T1 कहता है कि मुझे A और B के ऊपर राइट ऑपरेशन करना है और T2 बोलता है कि मुझे A और B के ऊपर रीड ऑपरेशन करना है, यानी कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन करना चाहते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। तो जैसे ही लड़ाई होती है ये पुलिस वाला एक्टिव हो जाता है और पुलिस वाला एक्टिव होके क्या करता है, इस लड़ाई को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। लड़ाई को मैं बोल रहा हूँ डेडलॉक। तो जैसे डेडलॉक मिलता है, ये कंकरेंसी कंट्रोलर है, ये पुलिस वाला है कंकरेंसी कंट्रोलर। तो कंकरेंसी कंट्रोलर एक्टिव हो जाता है और देखता है कि ओके बीच में लड़ाई हो रही, कोई आगे नहीं जा रहा है, जाम लग गया सारा कुछ, वो एक्टिव हो जाता है और देखता है किस किस की लड़ाई हो रही है, T1 और T2 की होती है। तो जो पुलिस वाला है वो नॉर्मली लड़ाई कैसे सॉल्व करता है, वो किसी एक को चपेट मारेगा और दूसरे को बोलेगा चल तू आगे चल, दूसरा पीछे चल। पुलिस वाला किसको चपेट मारता है नॉर्मली, स्ट्रॉन्ग को कहीं वीक को? वीक। तो जो वीक है नॉर्मली T2 जिसका काम कम हुआ है, वीक को करेगा चल पीछे हट जा, T1 को आगे जाने दे। तो कंकरेंसी कंट्रोल यही कर रहा है, ये बोलेगा भाई T1 तुम्हारा काम ज्यादा हुआ है, चल तुम आगे लगो, T2 तुम इसके पीछे लगो, चलो दोनों एक एक करके सीरियल में पास हो। तो कंकरेंसी कंट्रोल यहाँ पे पुलिस वाला है और वो देखता है कि भाई अगर T1 और T2 बिना लड़े अपना काम कर रहे हैं, ये बोलता है A B पे करना है, ये बोलता है C D पे करना है, ये बोलता है मैंने भी राइट करना है, इसने भी राइट करना है, दोनों डिफरेंट आइटम पे कर रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, अपने आप स्मूथली हो रहा है। अब अगर ये बोलता है मैंने रीड करना है, इसने रीड करना है और इवन सेम आइटम पे रीड करना चाहते हैं, तो भी ये बोलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, रीड करना है आप चले जाओ, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अगर ये बोलता है यहाँ पे कि T1 मैंने राइट करना है और दूसरा बोलता है मैंने रीड करना है, तो डेडलॉक आ जाएगा। डेडलॉक में ये आपस में एक दूसरे की वेट करते हैं, जैसे ही डेडलॉक आता है मतलब लड़ाई हो गई, पुलिस वाला एक्टिव हो गया, कंकरेंसी कंट्रोलर एक्टिव हुआ और उसने चेक किया दोनों में वीक कौन है। यहाँ वीक का मतलब है किसका काम कम हुआ है। तो मान लो इसने ऑलरेडी 10 ऑपरेशन कर लिए हैं और इसने अभी 2 ही ऑपरेशन किए हैं, तो बोलेगा ना तू अपने ऑपरेशन को कैंसिल कर, अपना काम अंडू कर, इसको आगे जाने दे। तो T1 आगे चला जाएगा और T2 उसके पीछे चला जाएगा। तो कंकरेंसी कंट्रोल इस तरह से डेडलॉक की हेल्प से चीजों को स्मूथ लाइन करती है और अल्टीमेटली दिस इज एडवांटेज फॉर द ओवरऑल सिस्टम। सो एक्चुअली वी आर यूजिंग ऑफ कोर्स शेयर्ड लॉक एंड एक्सक्लूसिव लॉक। जब भी रीड करना है शेयर्ड लॉक लेना है, जब भी राइट करना है एक्सक्लूसिव लॉक लेना है। और हमने ये भी देखा कि जितने भी लॉक हैं वो शुरू में हमें, जितने भी लॉक हैं वो हमें शुरू में लेने हैं, जितने भी लॉक हैं वो शुरू में लेने हैं और लास्ट के ऊपर उनको अनलॉक करना है। सो वी विल अनलॉक इन द एंड। दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज डिजायरेबल एंड दिस इज कॉल्ड एज टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। जब आप लॉक लेते हो हम उसको बोलते हैं ग्रोइंग फेस, जब आप लॉक रिलीज करते हो तब हम उसको बोलते हैं श्रिंकिंग फेस। तो DBMS यूज ग्रोइंग फेस एंड श्रिंकिंग फेस टू सॉल्व ऑल दोज केसेस। बट इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर कंफ्लिक्टिंग ऑपरेशंस हैं, जैसे हमने इस एग्जांपल में डिस्कस किया, इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि अगर कंफ्लिक्टिंग ऑपरेशंस हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो यहाँ ये प्रॉब्लम आती है कि अगर कंफ्लिक्टिंग ऑपरेशंस है तो इसने लॉक छोड़ा नहीं है और दूसरे को लॉक मिलता नहीं है। सो ये वेट पे चला जाता है और ये भी वेट पे चला जाता है बिकॉज दोनों रीड राइट करना चाहते थे। तो डेडलॉक आ जाता है, ये एक दूसरे की वेट करते हैं और इस सिचुएशन को डेडलॉक कहते हैं। और डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए जिसका काम कम हुआ होता है उसको कैंसिल करते हैं और दोनों को सीरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। So ultimately, actually, this is advantage, and this is the overall procedure for performing concurrency control in DBMS. And we use two-phase locking protocol. This is very common term. You read number of time कि भाई shared और exclusive lock है।
टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल का फंडा है, ग्रोइंग फेज श्रिंकिंग फेज का फंडा है, डेडलॉक का फंडा है। बट ये सारे फंडे अल्टीमेटली हमारी हेल्प करते हैं, डीबीएमएस की हेल्प करते हैं टू रिजॉल्व ऑल द कन्फ्लिक्ट्स। और आप इस पूरी सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि एक ब्रिज है जिसमें मल्टीपल ट्रांजैक्शन को पैरेलल करना चलाना चाहते हैं, और पुलिस वाला ओवरऑल कंट्रोल कर रहा है। पुलिस वाला यहाँ पे कंकरेंसी कंट्रोलर है। अगर डिफरेंट आइटम है कोई पंगा नहीं है, अगर रीड करना है कोई पंगा नहीं है, बिना लड़ाई के चलता रहता है। लेकिन जैसे ही सेम आइटम होती है और एक राइट करना चाहता है, दूसरा रीड करना चाहता है, तो डेडलॉक आ जाता है। डेडलॉक आता है तो कंकरेंसी कंट्रोल एक्टिव होता है। किसी एक को चपेट मारता है जिसका काम कम हुआ होता है, दूसरे को आगे जाने को बोल देता है, तो सीरियल एग्जीक्यूशन हो जाती है। तो अगर डिफरेंट आइटम है तो पैरेलल में चलो, और अगर लड़ाई है तो सीरियल में हो जाओ। तो इस तरह से ये ओवरऑल जो मैनेजमेंट है डीबीएमएस बड़े इफेक्टिव वे से इसको सॉल्व कर लेता है। सो यही फंडा है हमारा कंकरेंसी कंट्रोल में, और इसके थ्रू हम पूरी की पूरे मैनेजमेंट जो है वो परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज अबाउट द पॉइंट।